बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा था कि उनके अमूर में, उनके काम में मदाखलत की जाती है इदारों की जानिब से, एजेंसियों की जानिब से, ये मामला जो है अब बेशक सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। इसके ऊपर जो है बेंच तश्कील है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। हुकूमत ने इस केस में न सिर्फ ये कि वो फ़रीक तो है, लेकिन इसमें हुकूमत ने कुछ एतराज़ात जो हैं वो आयद किए हैं और अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमती मौक़िफ़ इस मामले के ऊपर सामने आया है। यानी जजों की जो शिकायत थी कि जी एजेंसियाँ उनके कामों में मुदाखलत करती हैं, इस इशू के ऊपर हुकूमत जो है उसने अपना रिएक्शन दिया है। वो रिएक्शन किस तरह से और किस अंदाज़ में सामने आया है ये हम जानेंगे अदील सरफराज से। और ये इनकी एक्सक्लूसिव ख़बर थी जो कि इन्होंने दी है, और ये तमाम एक्सक्लूसिव मालूमात जो थी वो हमें अदील ने ही दी हैं, जिसकी मज़ीद जानकारी चाहेंगे हम अदील से। जी अदील। सर, बेसिकली तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत का एक रद्द-ए-अमल आया है, क्योंकि आपके जो रियासती इदारे हैं जिन पर डायरेक्टली इल्ज़ामात आयद किए गए थे 6 जजेस की जानिब से, वो सब शायद एक मेज़ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब एक रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। और वो रद्द-ए-अमल क्या है, सबसे पहले नाज़रीन को वो बता देते हैं। आपको मालूम ही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ाज़िल जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया की एक दरख्वास्त है और साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब की एक दरख्वास्त है ऑडियो लीक्स से मुताल्लिक। जी जी। उस ऑडियो लीक्स केस की वो समाअत कर रहे हैं, जो बड़ा ही हसास मामला है और उसमें बड़ी इंतहाई आप कह सकते हैं तबाहकुन किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए हैं, जिससे बज़ाहिर एक खलबली सी मची है हमारे इदारों में भी। और जस्टिस बाबर सत्तार को किसी भी सूरत में टेम नहीं किया जा सकता और नज़र यही आता है, जिस पर अब ये बोल्ड और इंटेलेक्चुअल, ये 2 लफ्ज़ जो हैं वो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कि ये 2 लफ्ज़ जो हैं, आपको हैरानगी होगी कि इनका इस्तेमाल सबसे पहले जब उनकी तैनाती हो रही थी एज़ सुप्रीम कोर्ट, एज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज, उस वक्त जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर एक कमेटी मुश्तमिल एक बनाई गई थी जिसने इवेलुएट करना था इनको, जस्टिस जहांगीरी को, कि आया दे आर एबल टू बी जजेस ऑफ द कोर्ट। उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जो 2 लफ्ज़ बोले थे वो यही थे इनके बारे में कि हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं और ऑनेस्ट हैं। अब मामला ये है कि जब 6 जजेस साहिबान ने ख़त लिखा, उनमें एक जज जस्टिस बाबर सत्तार भी थे। जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद ही वाज द मास्टरमाइंड, बट नो वन इज़ सर्टेन अबाउट इट। तो ये जब ख़त लिखा गया तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नज़र आई। उन्होंने कहा कि अब हमें, क्योंकि बाबर सत्तार साहब और दीगर 5 जजेस साहिबान ने ये जवाज़ ख़ुद फ्राहम कर दिया है कि वो हमारे मुकदमात ना सुने, अदरवाइज़ दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक देम रिक्यूज़। और अब क्योंकि उसी बुनियाद पर, और ये इसमें एक मैं क्रेडिट दूंगा हमारी आला अदलिया को, जिन्होंने उन 6 जजेस साहिबान के ऊपर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देने में इतनी ताख़ीर की कि अब 1 महीना हुआ चला है, अभी तक उस पर रिस्पांस नहीं आया। समाअत भी 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई, फुल कोर्ट तक नहीं बना। शायद इसने ईंधन फ्राहम किया है इस सुस्त रवि ने आला अदलिया की हुकूमत को, और एक शय दी है रिक्यूज़ल तक पहुँचे, कि बात यहाँ तक पहुँचे कि वो इस कदर दलेर हो गए हैं कि उन्होंने अब आकर उस जज से उसका रिक्यूज़ल सॉर्ट कर लिया है। और ये जो दरख्वास्त आज दायर हुई है, ये 1 नहीं हुई सर, 4 हुई हैं। ये CMAs फ़ाइल हुई हैं, मुतफ़रक़ दरख्वास्तें जिनको हम कहते हैं, और ये चारों दरख्वास्तें 4 मुख्तलिफ़ इदारों ने दायर की हैं। सबसे पहले पेमरा है, फिर IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर है PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और फिर FIA है, यानी रियासती इदारे। बिल्कुल। और मेरी जहाँ तक दानिस्त है, नाक़िस अंडरस्टैंडिंग है, आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि इस केस में जो डायरेक्टली फ़रीक बनते थे वो 2 इदारे थे, एक MOD और एक MOI, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी ISI, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली जज साहब भी उनसे ही मुखातिब थे और उनको ही एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं और वो लोग ही ज़िम्मेदारान में शामिल होते हैं। मगर उनकी जानिब से ये एतराज़ नहीं आया। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये एतराज़ दीगर
महकमों की जानिब से आया है, जिनकी और एक खैर इसमें एक आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी है IB, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फ़रीक भी नहीं है इस केस में, पार्टी भी नहीं है, मगर उनको नोटिस हुए हैं, शायद इस वजह से उन्हें बुलाया गया है, इस वजह से उन्होंने भी अब एतराज़ कर दिया है। तो ये जो एतराज़ सॉर्ट किया गया है, इसके अंदर तो ये जो पिटीशन फ़ाइल हुई हैं ये एक सफ़े की है सर, जो मेन पिटीशन है, और उसमें सिर्फ ये कहा गया है क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसी तर्ज पर एक मुकदमे की समाअत कर चुके हैं और ग़ालिबन वो मुकदमा अब भी ज़ेर समाअत है उनकी अदालत में, लिहाजा मुनासिब नहीं है कि कोई और जज अब इस मुकदमे को, इसी नौइयत के मुकदमे को सुने। लिहाजा बेहतर यही होगा कि वही जज दोबारा से ये मुकदमा उनके सामने जाना चाहिए और फाजिल जज को, बाबर सत्तार साहब को ख़ुद को रिक्यूज़ कर देना चाहिए और इस समाअत से मादरत कर लेनी चाहिए। ऑन द फेस ऑफ इट तो मामला ये है, लेकिन बैकग्राउंड वही है जो मैंने आपको बताया है। 6 जजेस का ख़त है और उसके बाद अब ये बाकायदा मुझे तो लगता है कि हमारे रियासती इदारों का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी हुकूमत का एक रद्द-ए-अमल आया है। गो कि यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़ेह करने वाली है कि ये जो रिक्यूज़ल होता है, आपको मालूम है, ये इख्तियार जज का अपना होता है। जस्टिस जवाद ख्वाजा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अपने ही एक फ़ैसले में ये वाज़ेह कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो बेंच से अलहदगी का इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस जज के अपने पास है जिसके ऊपर एतराज़ किया जाता है। अगर वो चाहे तो अलग हो सकता है, अदरवाइज़ उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब इन्हीं की मिसाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिसेंटली दी थी फ़ौजी अदालतों वाले केस में, जब तमाम फ़रीक़ैन ने उन पर एतराज़ उठाया था तो उन्होंने जस्टिस जवाद ख्वाजा, जो कि इस केस में पटिशनर भी थे, उन्हीं के एक फ़ैसले को, उसी फ़ैसले को जवाज़ बनाया। बाद अज़ां उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फिर बेंच से अलहदगी भी इख्तियार की। जी बिल्कुल, हुआ ये था कि वो पटिशनर ख़ुद थे जस्टिस जवाद ख्वाजा, और उन्होंने ही एतराज़ किया कि जी आप अलहदा हो जाएं। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कहा कि जी आप ही ने तो ये फ़ैसला दिया हुआ है, यानी उनके वकील से ये कहा कि आपके ही क्लाइंट ने ये फ़ैसला दिया हुआ है और वो अब हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, और उस पर बाद अज़ां उन्होंने उस वक्त उनकी दरख्वास्त को एक तरह से मुस्तरद कर दिया और फिर इवेंचुअली ख़ुद जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुँचे तो उन्होंने शायद ये फ़ैसला किया कि वो मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी एंड ऑफ द डे जो फ़ैसला है वो तो जस्टिस बाबर सत्तार का है। अगर वो चाहें तो वो इस बेंच से अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे और इस मुकदमे की समाअत को आगे जारी रखेंगे। ताहम जहाँ तक बात है मॉरल अथॉरिटी की, ज़ाहिरी बात है जब तमाम फ़रीक़ैन ही जिनके जो आपके सामने इस वक्त साइलिन के तौर पर खड़े हैं वो एतराज़ उठाकर खड़े हैं, तो फिर आपके फ़ैसले की वो वक़्त नहीं रहती। गो कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार इज़ ऑन द राइट पाथ और वो अब इस फ़ैसले को हतमी शक्ल दे चुके हैं। तो आलमोस्ट ये मुकदमा जो है 2-3 समाअतों में कंक्लूड होने जा रहा है और इस समय इस तरह का डिसीजन हुकूमत की जानिब से, ऑब्वियसली इसमें जो इंटेंट है उसके ऊपर शकूक व शुबहात जन्म लेंगे, लेकिन बाद अज़ां ये बात भी एक जवाज़ फराहम करेगी उन फ़रीक़ैन को कि वो इस फ़ैसले पर एतराज़ कर सकें कि हमने तो पहले ही इन जज साहब पर नो कॉन्फिडेंस कर दिया था। ठीक है, ओके अदील, लेट अस सी दिस केस इन अ बिगर स्पेक्ट्रम में। अगर हम इसको देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो है और वो बेंच जो है एक बन गया है, गालिबन उसकी कब समाअत है? सर 30 अप्रैल को है और 6 रुकनी लार्जर बेंच है। पहले आपको याद होगा 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था चीफ जस्टिस ने, जब आज खुद नोटिस लिया था इस मामले के ऊपर इवेंचुअली। तो अब 3 अप्रैल को ही समाअत में 7 जजेस बैठे। जो हुक्मनामा आया ईद से एक दिन कबल, उसमें एक नोट आया जस्टिस याह्या अफरीदी का, जिन्होंने कहा कि वो रिक्यूज़ करते हैं। उनके रिक्यूज़ल के बाद 6 जजेस बाकी बचे। मगर आप सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट को बड़े अरसे तक कवर करते रहे, आप भी समझते हैं, जानते हैं इस बात को कि जब बेंच किसी जज साहब का रिक्यूज़ल आ जाए तो वो बेंच टूट जाता है, तहलील हो जाता है, उसके बाद बेंच की असर-ए-नौ तश्कील होती है। अब यहाँ पर आपको जो इंटरेस्टिंग मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी आप कह सकते हैं कि दिलचस्पी का अमर है उसमें, कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जो 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम की गई है, उस 3 रुकनी कमेटी ने इस बेंच की असर-ए-नौ तश्कील पर कोई इजलास नहीं किया। अच्छा, यानी ये इस पर हुआ ज़रूर है कुछ। हुआ ये है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक सर्कुलर के ज़रिए दीगर 2 मेंबरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से इसकी मंजूरी तो ली है मगर इजलास नहीं बुलाया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक उन दोनों ने मंजूरी भी दे दी है और एतराज़ भी नहीं उठाया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। आपको पहले उसका सकता है ये सर्कुलेशन वाला रूल डाला हुआ हो उन्होंने कि जी हाँ, उसके लिए आपको जब आपने नया बेंच बनाना है तो आपने एजेंडा भी तो देना है ना।
कि आप इस एजेंडे पर ये इजलास बुला रहे हैं क्योंकि आपने बेंच तश्कील थ्रू सर्कुलेशन दे दिया होगा वो एजेंडा। सर हमारी इतलात के मुताबिक तो ऐसा नहीं है। बहरहाल देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, लेकिन जो एक पहले रोज़ ख़ुद दावा किया गया, ख़ुद इंदिया दिया गया, किसी फरीक ने मुतालबा नहीं किया कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। आपने अज़ ख़ुद ही ये कहा कि हमारे पास इस वक्त 7 ही जजेस दस्तयाब थे, लिहाजा ये 7 रुकनी बेंच बनाया है और इंदिया दिया कि 28 अप्रैल को फुल कोर्ट मुमकिना तौर पर बैठे। मगर अब बग़ैर कोई वजह बताए दोबारा से 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बिठा देना, शायद इसमें यह भी एक वजह हो सकती है कि इख्तलाफ राय को भी ज़हन में रखा जा रहा है कि अब इस वक्त अगर डाइसेंटिंग वॉइस एक है जस्टिस अतर मिनल्ला की सूरत में, तो अगर फुल कोर्ट बनेगा तो 3-4 अगर डाइसेंटिंग वॉइसेस आ जाएंगी और नोट्स आ जाएंगे तो फिर उसमें जो फैसला है वो शायद अपनी वक़्त खो दे, वो कि ऐसा होता नहीं है। थैंक यू आदिल, ज़बरदस्त एनालिसिस था और ज़बरदस्त खबर थी। बात यह है जी कि ये तमाम जो तकनीकी बारीकियां हैं कि बेंच के ऊपर एतराज़ करना, जज के ऊपर एतराज़ करना, उसकी बेंच टूट जाना, ये वो मामलात सारे हैं वो उस वक्त आ रहे होते हैं जब कोई फ़रीक जो है किसी भी केस में टाइम टेकिंग चाह रहा हो, टाइम वेस्ट करना चाह रहा हो, टाइम बाय करना चाह रहा हो। तो ये भी कुछ इसी किस्म का केस है जी। इसमें आप देखिए कि जैसे अभी अदील ने बताया कि जी इसमें फुल कोर्ट बनाने की बात हो रही थी, तो फुल कोर्ट यानी 7 रुकनी बेंच से फुल कोर्ट की बात हो रही थी कि और बड़ा बेंच बनेगा, लेकिन वो 7 से ऊपर जाने की बजाय वो वापस आ गए और 7 से 6 कर दिया। तो अब ज़ाहिर है इसके ऊपर भी एतराज़ात उठेंगे और फिर वही होगा कि अगली तारीख़ होगी और फिर ये मामला जो है वो इसी तरीके से चला जाएगा। और ये जो यही वो हरकतें हैं और यही वो मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जी जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जब इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर होगी तो इसका मतलब यह है कि इंसाफ की फराहमी से इनकार किया जा रहा है। थैंक यू।